चलिए अब बात करते हैं प्लॉट की। देखिए ये जो प्लॉट है ये 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें एक एपिलॉग भी है। एपिलॉग क्या होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग फर्स्ट एक्ट को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देते टाइम कि लगभग 12 ईयर्स एगो ये प्ले का जो एक्शन है वो स्टार्ट होता है और तब प्रोस्पेरो जो है वो मिलान का ड्यूक होता है, ठीक है। लेकिन एंटोनियो जो उसका भाई है वो क्या करता है, एलेंजो जो है किंग ऑफ नेपल्स, उसकी हेल्प से ड्यूक ऑफ मिलान यानी कि प्रोस्पेरो को उस पोजीशन से हटा देता है और खुद ड्यूक ऑफ मिलान बन जाता है। तो अब क्या होता है कि प्रोस्पेरो को अपनी बेटी मिरांडा के साथ वहां से भागकर एक आइलैंड पे खुद को छुपाना पड़ता है। फिर वो तब से ही वहां पर रह रहा है और मिरांडा उस समय बहुत ही छोटी थी लेकिन अब वो 15 ईयर्स की हो चुकी है ना। तो वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए और आइलैंड पे वो सिर्फ खुद ही रह रहा है और उसके साथ एक कैलिबन नाम का उसका स्लेव रह रहा है जो कि एक मॉन्स्टर है। और उसके साथ साथ उसने एक एरियल नाम के लोकल स्पिरिट को भी अपना सर्वेंट बना रखा है ना। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्पेरो जो है वो मैजिकल पावर्स को जानता है, उसको पता है कि हम मैजिकल पावर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करके उसने एरियल को अपने काबू में कर रखा है ना। और फिर जब एक दिन क्या होता है कि एक शिप पे उसका भाई एंटोनियो वहां से गुजर रहा होता है उस आइलैंड के पास से, तो प्रोस्पेरो क्या करता है कि वो एरियल की हेल्प लेता है और वहां पर एक तूफान उठा देता है उस ओशियन में। और उसकी वजह से, उस तूफान की वजह से जो शिप होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एंटोनियो के पास शिप तो है नहीं तो उसको क्या करना पड़ता है कि वो एलेंजो, फेर्डिनेंड, सेबेस्टियन गोंजालो और जो दूसरे कोर्ट मेंबर्स होते हैं उन सभी के साथ उसी आइलैंड पे रहने के लिए उसको आना पड़ता है। तो ये प्रोस्पेरो की ये एक चाल होती है, एक प्लॉट होता है कि वो एंटोनियो को और बाकी सभी से अपना बदला लेने के लिए उनको उस आइलैंड पे आने के लिए मजबूर कर देता है। अब हम सेकेंड एक्ट को देखते हैं, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रोस्पेरो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि वो वापस से अपना ड्यूकडम हासिल करके रहेगा, है ना। मतलब वो फिर से ड्यूक ऑफ मिलान बन के रहेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने मैजिक का यूज करके वो जो सारे आ गए हैं ना इस शिप ब्रिक, इसको शिप ब्रिक मीन्स होता है ना जिनका शिप टूट चुका हो, तो वो एंटोनियो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन और जितने कोर्ट मेंबर्स हैं, है ना, जो वो आइलैंड पे आकर जो सरवाइव कर रहे हैं उन सभी को सेपरेट कर देता है। मतलब कि अभी तक ये पूरा ग्रुप एक साथ आइलैंड पर आया था लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके किसी को आइलैंड के किसी पार्ट पे, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं भेज देता है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में इतनी सारी सिटीज हैं, तो उसने क्या किया, प्रोस्पेरो ने अपनी पावर्स का यूज करके किसी को बनारस भेज दिया, किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को कानपुर, किसी को कहीं, किसी को किसी अदर सिटी में। ठीक है, उसी आइलैंड पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। चलिए तो अब फर्डिनेंड की बात करते हैं, देखते हैं फर्डिनेंड का क्या होता है। तो फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो मिरांडा मिलते हैं और ये प्रोस्पेरो का प्लान होता है। वो चाहता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप ग्रो हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, है ना। ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा होता है कि वो किस तरह से अपना रिवेंज लेना चाह रहा है। फिर ट्रैंक्विलो जो है और स्टेफानो जो है, ये स्टेफानो जो है वो ड्रंकन बटलर है, उसको कैलिबन उन दोनों को पाता है ना। कैलिबन उन दोनों को देखता है और फिर वो तीनों मिलकर प्रोस्पेरो के अगेंस्ट कुछ प्लॉट करते हैं, है ना। और इस तरह की बातों से क्या होता है कि यहाँ पे प्ले में थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ मिलता है। मैंने कहा ना ये थोड़ा एक कॉमेडी प्ले है, ठीक है। फिर एलेंजो जो है, जो और सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो और जो अदर 2 अटेंडेंट्स हैं, एड्रिन एंड फ्रांसिको, तो एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है वो साजिश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो एलेंजो और गोंजालो को मार डालेंगे ताकि सेबेस्टियन जो है वो राजा बन जाए, है ना। सेबेस्टियन कौन है, मैंने बताया था, सेबेस्टियन जो है वो एल्जोनो का भाई है ना। देखिए स्टोरी में ऐसा है ही कि पहले किसने, एंटोनियो ने एक कॉन्स्पिरेसी की और प्रोस्पेरो को हटा के खुद मिलान का ड्यूक बन गया। तो अब सेम चीज सेबेस्टियन भी कह रहा है, करना चाह रहा है ना।
वो भी बिल्कुल एंटोनियो की तरह ही अपने बड़े भाई एल्जोनो को हटाकर खुद नेपल्स का किंग बनना चाह रहा है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप लोग जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखते रहिए, ताकि आपको पूरा ड्रामा और उसका प्लॉट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो क्या करता है कि वो एरियल को कमांड करता है कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो जाकर किंग को बता दें। तो एरियल अपने आप को एक डिस्गाइज करता है और इन तीनों का जाकर सामना करता है। कौन तीनों का? एंटोनियो, एलोंसो और सेबेस्टियन का। और फिर वो ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी करता है एरियल कि ये तीनों ही अपने क्राइम्स के लिए जाकर प्रोस्पेरो और दूसरों के सामने गिल्ट फील करें, है ना। और जो शिप के कैप्टन है और जो बोट्समैन है, ये दूसरे सेलर्स के साथ कहीं लास्ट में मिलते हैं और ये दोनों ये सारे के सारे ही बहुत ही गहरी नींद में बिल्कुल सो रहे होते हैं, है ना। अब थर्ड और फोर्थ एक्ट में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो प्रॉस्पेरो ये चाहता है कि मिरांडा की एज क्योंकि अब 15 ईयर्स हो चुकी है, तो उसको अब फर्डिनेंड के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और वो एरियल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कुछ दूसरे स्पिरिट्स को ले और एक मास्क क्रिएट करे। मास्क क्या होता है ना, एक ड्रामा टाइप का होता है ना। तो वो ये चाह रहा होता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट की जाए जिससे फर्डिनेंड और मिरांडा जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब उन दोनों के माइंड में वो इस बात को फिक्स कर देना चाह रहा है। ठीक, तो मास्क में कौन कौन फीचर्स होते हैं देखिए। क्लासिकल गॉडेस होती हैं जो कि जिनका नाम जूनो है, सेरिस और एरिस, है ना। और इसके साथ साथ वो इन दोनों को ब्लेस करते हैं और बेथ्रॉल को सेलिब्रेट करते हैं। और जो मास्क होता है वो इन यंग कपल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनको बताते हैं कि चेस्टिटी की क्या वैल्यू है, यानी कि प्योरिटी की क्या वैल्यू है, वो उनको बताते हैं। और सडनली मास्क जो वो इंटरप्टेड हो जाता है जब प्रॉस्पेरो को ये रियलाइज होता है कि वो इन सब चीजों में पढ़कर अपनी लाइफ का जो मेन प्लॉट है उसको भूल गया, यानी कि उसका जो एम है कि फिर से वो ड्यूक ऑफ मिलान बनना चाहता है, वो इस चीज को भूल गया है। तो सडनली वो इस चीज को रियलाइज करता है और फिर वो वापस से अपने प्लॉट पे लग जाता है। तो प्रॉस्पेरो जो वो एरियल को ऑर्डर करता है कि वो उन सभी के साथ जो उसने प्लॉट डिस्कस कर रखा था, उन नोबल्स के साथ, यानी कि एंटोनियो और बाकी सभी के साथ उस जो करना था वो करना शुरू कर दे। प्रॉस्पेरो ये डिसाइड करता है, ये कसम लेता है कि जब वो अपने सारे गोल्स को पूरा कर लेगा तो वो एरियल को आजाद कर देगा और वो फिर जो उसकी मैजिकल पावर्स है उनको भी वो छोड़ देगा, यानी कि मैजिक का यूज करना छोड़ देगा। तो जैसा कि वो कहता है, आई विल ब्रेक माई स्टेफ, बरी इट सर्टेन fathoms in the earth and deeper than did ever plummet sound, I will drown my book। यानी कि वो मैजिकल पावर से रिलेटेड अपने सारे इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, अपने आप से बहुत दूर कर देगा, यानी जमीन में बहुत नीचे दबा देगा। फिर एरियल जो है वो एलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन को लेकर आता है। और क्योंकि अब सारी बात सभी के सामने बहुत अच्छे से खुल के सामने आ चुकी है, सेबेस्टियन के बारे में लोगों को पता चल चुका है, फिर प्रॉस्पेरो से ये सब अपोलाइज करते हैं, माफी मांगते हैं और प्रॉस्पेरो इन सभी को फॉरगिव कर देता है। और एंटोनियो जो है वो वापस से प्रॉस्पेरो को उसका टाइटल ड्यूक ऑफ मिलान दे देता है। फिर एरियल जो है वो बाकी जो सेलर्स यहाँ वहां बिखरे हुए थे उन सभी को, और कैलिबन, ट्रैंकुलो, स्टीफेनो सभी को साथ में वहां पर ले आता है। तो अब कैलिबन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो अब एक अच्छा इंसान बनेगा, मतलब इंसान तो नहीं, वो मॉन्स्टर है, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं एक अच्छा सुधरा हुआ इंसान बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि उसने अपने मालिक, अपने मास्टर प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट प्लॉट रचा था। ठीक, तो फिर स्टेफेनो और ट्रैंकुलो को काफी उल्टा सीधा कहा जाता है और उनको प्रॉस्पेरो काफी दूर भेज देता है, क्योंकि इन दोनों ने भी इनके खिलाफ प्लॉट रचा था, है ना। फिर उसके बाद सारा ग्रुप जो है वो यूनाइटेड हो जाता है और मिरांडा और प्रॉस्पेरो ये सब अब आइलैंड को छोड़ने की तैयारी करते हैं। एरियल से ये कहा जाता है कि वो किंग के शिप को अच्छा वेदर प्रोवाइड करे ताकि वो सब अच्छे से नेपल्स पहुंच जाए और वहां पे फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी होगी और इसके बाद एरियल फ्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एपिलॉग की। एपिलॉग इस ड्रामे का
मेन पॉइंट या मेन पार्ट कह लीजिए है जो एकदम लास्ट में होता है। एपिलॉग में जो प्रोस्पेरो है वो रिक्वेस्ट करता है सभी ऑडियंस से कि वो अब उसको आजाद कर दें और अब वो इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री होना चाहता है। ठीक है। एपिलॉग मीन्स बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट है वो मेन पॉइंट डिस्कस करता है। उसका मेन पॉइंट क्या होता है, वो अपनी सभी क्राइम्स को, अपनी सभी जो चीजें उसने जो डीड्स थे उनको एक्सेप्ट करता है, उनको वहां पर डील करता है, बताता है और उसके बाद वो वहीं पे प्लॉट को खत्म करता है। ठीक है। तो जो ड्रामा है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। देख लीजिए एपिलॉग का मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है कि ये एक शॉर्ट डायलॉग होता है जो बेसिकली जो प्ले का मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है वो बोलता है। इसमें ये बताते हैं कि अब तक क्या हो चुका है, और ये बेसिकली बुक कोई भी प्ले, ड्रामा या कोई मूवी कुछ भी हो उसके एकदम लास्ट में बताया जाता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।